हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी के सही बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आप सभी अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे या आगे करने वाले हो, और ये मुझे पूरा विश्वास है। तो ये वीडियो है बेटा सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2025 अटेम्प्ट के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो फ्रॉम माय साइड, जिसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हो। और अपनी जो जनवरी 25 में आपने एग्जामिनेशन देने हैं और जिसकी डेट शीट आ चुकी है, आप लोगों के 11 जनवरी से पेपर शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं बेटा इस वीडियो को। नो, मैं यहाँ पे बेटा एक चीज को लेके चल रहा हूँ कि हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स हैं जो जनवरी 25 में बेसिकली सी इंटरमीडिएट अटेम्प्ट करने वाले हैं। फर्स्ट वो स्टूडेंट्स हैं जिनका पहले अटेम्प्ट जनवरी 25 में फॉल करेगा। नो, ये या तो सिंगल ग्रुप देने वाले या दोनों ग्रुप देने वाले, और कहीं ना कहीं जो दोनों ग्रुप वाले भी उनको कहीं ना कहीं हल्का से डाउट है कि सर दोनों दे ना दे या सिंगल पे रह जाए, काइंड ऑफ वो भी एक थोड़े से कंफ्यूज माइंड में है। तो हम उनको लेके ही बात करेंगे। तो एक ये वो है। एंड जो बच्चे हमारे साथ पीडब्ल्यू पे जुड़े हुए, इन बच्चों का जो सिलेबस है वो भी दोनों ग्रुप्स का एक बार के लिए ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है आप लोगों को, और अब आप लोगों को रिवीजन फेज में आना है, ठीक है ना। दूसरे वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स है बेटा जो सितंबर 24 में जिन्होंने पेपर दिए थे, बट एग्जाम्स उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गए, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो एग्जाम्स के अंदर अब रह जाएंगे। एंड दे जस्ट वांट टू स्टार्ट विद देयर प्रिपरेशन। उन्हें पता है कि एग्जाम्स अच्छे नहीं गए, चाहे वो सिंगल ग्रुप था चाहे दोनों ग्रुप थे, जैसे भी है, और अब वो तैयारी करेंगे। और तीसरे है जिन्होंने अपियर किया था सिंगल ग्रुप के लिए, मोस्ट प्रॉब्ली ग्रुप 1, एंड अब वो अपने पास में अपियर करेंगे दूसरे ग्रुप के लिए, बेसिकली अब वो सेकंड ग्रुप के लिए अपियर करेंगे। तो वो अब सेकंड ग्रुप देने वाले जनवरी में। नाउ जो थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं देखने, उनको तो अपनी पूरी क्लासेस करनी है पूरी। अगर वो नहीं कर रखी है तो रेगुलर क्लासेस करने, और उसके अकॉर्डिंगली फिर बाद में जाकर रिवाइज करेंगे। नाउ जो फर्स्ट कैटेगरी के हमारे पास और सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यहां पर में बेटा हमें कहीं ना कहीं अपने रिवीजन को प्लान करना है, हमें कहीं ना कहीं टाइमलाइंस देखने। तो मेरी तरफ से आपको एडवाइजेबल जो टाइमलाइंस है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप सिंगल ग्रुप देने जा रहे हैं कि दोनों ग्रुप। अगर आप दोनों ग्रुप देने जा रहे हैं तो क्योंकि आप लोगों को मोरलेस सिलेबस जैसे फिनिश है फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के बच्चों का सिलेबस एक बार आप गो थ्रू कर चुके रेगुलर बैचेस का, बट अब आप लोगों को जो रिवीजन करने बैठा, अगर दोनों ग्रुप, तो मैं एडवाइस करूंगा कि 2 रिवीजन तो आप लोगों को बेयर मिनिमम करने हैं। तो फर्स्ट रिवीजन अप्रोक्सीमेटली 60 डेज आप मान के चलिए, एक्सक्लूडिंग द फेस्टिवल डेज, क्योंकि बीच में आपके पास दिवाली दशहरा आना है, और 30-35 डेज अप्रोक्सीमेटली फॉर योर रिवीजन नंबर 2। एंड मैं ये रिवाइज आपको रिकमेंड करूंगा कि आप तीसरी रिवीजन भी प्लीज अगर प्लान कर सकते हो तो जरूर करिए फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट्स लाइक लॉ, ऑडिट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो आपका पार्ट है, ठीक है ना। एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो बाकी सब्जेक्ट्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां आपको लगता है अच्छा यार ये वाले ऐसे टॉपिक्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिनसे वेटेज हाई आती है, जो क्रिटिकल टॉपिक्स बताए गए हैं, ठीक है ना, चाहे वो किसी चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो थर्ड रिवीजन आप जरूर करिए। बिकॉज यहाँ पर मैं आपके पास मैंने टाइम इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला रिवीजन 2 का। बट जिनका सिंगल ग्रुप है उनको तो मैं कह सकता हूं कि वो 3 रिवीजन अपने पास इजिली कर सकते हैं कंसीडरिंग द टाइम अवेलेबल, एक बार उनके अगर रेगुलर बैचेस थ्रू है। तो रिवीजन 1 अप्रोक्सीमेटली 50 डेज विच इज एक्सक्लूडिंग द फेस्टिवल, रिवीजन 2 30 डेज, एंड रिवीजन नंबर 3 ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज जो आपके बैठेगी। मैंने डेट बेटा 7 जनवरी तक इसलिए रखी है क्योंकि आप मानिए आपका पेपर 11 तारीख को है, तो 8 9 10 तो आप बेसिकली क्या अपना एडवांस अकाउंट ही करेंगे, और इवन 7 तारीख भी तो आप 6 तक ही लेके चले प्लान, लास्ट के 4 दिन एडवांस अकाउंट के रख दिए, क्योंकि हमारा सिलेबस जो एडवांस अकाउंटिंग और टैक्सेशन का है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं उसके लिए फोकस ज्यादा रखना पड़ता है। नाउ जब आप रिवीजन करते हैं तो बहुत सारी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। तो बेटा जब आप अपने पास फर्स्ट रिवीजन करने वाले, कौन सी फर्स्ट रिवीजन करने वाले हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में सबसे पहले कॉन्सेप्ट। हमें कहीं भी है कोई भी चीज है उसको एज इट इज रट्टा नहीं मारना, सीधा क्वेश्चन से नहीं शुरू करना, कहीं ना कहीं पहले कॉन्सेप्ट को समझना। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बेटा उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद करिए, मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा 50 to 60% आप खुद हाथ से सॉल्व करिए। प्राइमरीली जैसे एडवांस अकाउंट के सब्जेक्ट में बोलूंगा आपने असाइनमेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन एक बार खुद करके देखे थे, असाइनमेंट अभी हाथ से करके देखो, प्रैक्टिस के अंदर में सिमिलर बिल्कुल काइंड के क्वेश्चन उन्हें देखने, सिर्फ देख ही लीजिए, जो डिफरेंट है उन्हें ऑडिट कर लीजिए, और उसमें से सिलेक्ट कर लो जिनमें डिफरेंट पॉइंट्स है अगली रिवीजन के लिए। तो आप अगली रिवीजन के लिए वही मार्क करके रखो जिनमें डिफरेंट आपके पास है, ठीक है ना। स्पेशल फोकस जो जहां जहां पे बेटा क्वेश्चंस पे लिखा हुआ है आईसीएस स्टडी मटेरियल का है, तो वो आपके नोट्स जो आपके पास है उनमें आपके पास लिखा हुआ है जैसे, ठीक है ना। एंड मेक श्योर कि आपका वो 100% एक प्रकार से कवर हो, जैसे एडवांस अकाउंट के अंदर 100% कवर, बाकी सब्जेक्ट में भी आपका 100% कवरेज कराई गई है और वो स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है, तो आपको ये होना चाहिए यस यार वो मेरा कवर है, ठीक है ना। हैंड रिटन नोट्स का भरपूर फायदा उठाइए हर जगह में जहां जहां पे आपको टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, या नहीं है तो आपको आपने खुद जहां जहां पे टॉपिक्स अपने हैंड रिटन बनाने ताकि आप लोगों को कन्वीनियंस हो रिवीजन में। एंड एमसीक्यू की प्रैक्टिस में बोलूंगा साथ साथ ही करते चलो,
जहां जहां पे इंडिविजुअल चैप्टर के एमसीक्यूज है वो साथ साथ करते रहो, उसमें से मार्क करते रहो। इंपॉर्टेंट कौन से है? जो केस स्टडी एमसीक्यूज है वो डिपेंड कर जाता है, क्योंकि जो स्पेसिफिक टू चैप्टर है वो साथ साथ आप कुछ कर सकते हैं जो आपके पास है। जो मिक्स ऑफ चैप्टर्स होती है वो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है ना। थ्योरी सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा बेटा आप लोग कुछ स्पेसिफिक चीजों का और ध्यान रखें। लाइक आप हैंड रिटन चार्ट्स अपने पास में बनाइए, समरी नोट्स अपने पास बनाइए, अगर मोस्टली आपके पास अवेलेबल होंगे, पर अगर नहीं है तो आप अपने एंड पे खुद भी उसे जरूर बनाइए, ठीक है ना। रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करनी है बेटा। रिटर्न प्रैक्टिस देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बहुत जरूरी है और उतनी ही थ्योरी में भी। आप ऐसा नहीं कह सकते मैं लॉ ऑडिट को सिर्फ पढ़ के कर दूंगा, या जैसे एडवांस अकाउंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैं उनसे पढ़ के ही कर दूंगा। नहीं, हमें थोड़े थोड़े क्वेश्चंस अपने पास हाथ से जरूर लिख के देखने हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं तभी पता चलेगा आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, आप कहाँ पे फंस रहे हैं, कहाँ पे आपकी लैंग्वेज बन पा रही है, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव रिवीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ जो आप लोगों के पास थ्योरी के टॉपिक्स आते हैं लॉ ऑडिट वगैरह में, एसएम में, क्योंकि यहां पर में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपका कोई चैप्टर आपने रखा है 4 दिन के लिए रिवीजन में लेट से, तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा अच्छा यार ऐसा है, मैं फर्स्ट डे जो किया सेकंड डे पहले मैं उसको रिवाइज करूंगा, सेकंड डे थर्ड डे फिर मैं फर्स्ट 2 डेज का रिवाइज करूंगा। तो क्यूमुलेटिव करते जाते हैं तो वो दिमाग में आपके पास ज्यादा देर तक मेमोरी में आपके रहता है, ठीक है ना। एंड फोकस ऑन द की वर्ड्स, जो आपको निमोनिक्स वगैरह सिखाए गए की वर्ड्स है उनको ध्यान रखें, जो आपके ऑडिट लॉ के अंदर में जो आपके नंबर दिलाने वाली चीज होती है। कई जगहों में अगर सेक्शन याद किए, मैं ये नहीं कह रहा कंपल्सरी आपको याद करना, बट जहां आपको किए गए हैं जहां इंपॉर्टेंट रहेगा वो आप याद कर रहे हैं। कुछ जगहों में केस लॉस हो सकते हैं, तो वो चीजों का आपने अपने पास में याद रखना है, अंडरलाइन करना है। अगर उनके आप अलग से कहीं पे नोटिंग कर सकते हो तो दैट इज वेरी गुड कि इस टॉपिक के ये सेक्शन से ये आपके पास में बेसिकली इसके अंदर में हमने याद की है चीजें जो केस लॉस है, या आपके पास लेट से हो सकता है एसए नंबर है, एएस नंबर है, इन सबके आपके पास चार्ट अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज आप अपने पास रखेंगे, उसको बार बार देखते रहेंगे तो आपको एटलीस्ट वो चीज याद हो जाएगी। देन कम्स दी सब्सिक्वेंट डिवीजन। जब सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन में आते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना बेटा? कॉन्सेप्ट प्लस जो क्वेश्चंस आपने सिलेक्ट करे थे, सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है उस समय, सिर्फ आप कुछ ऑडिट करेंगे कुछ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि समय कम होता है। देखिए हमें सिलेबस की कवरेज करनी है, मेन चीज बेटा पता है क्या होती है, उस बच्चे की प्रोबेबिलिटी पास होने की बढ़ जाती है और ज्यादा जो अपने सिलेबस को इस तरीके से कट शॉर्ट करता जाता है कि वो डुप्लीकेसी खत्म करता जाए। तो हम अपने क्वेश्चंस उस तरह से सिलेक्ट करते वो वाले जिनमें सारे मैक्सिमम पॉइंट्स कवर्ड है, या जिन क्वेश्चन में सिर्फ एक आधा पॉइंट डिफरेंट है, सिर्फ उतने को मार्क करके रख लिया, पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। तो हमें वो डुप्लीकेसी को खत्म करना है बाय यूज ऑफ दी हैंड रिटन चार्ट्स, बाय यूज ऑफ दी आपके पास क्वेश्चन सिलेक्शन, वो चीज है। और सिलेक्ट कर लो फ्यू क्वेश्चंस जो आपके पास में आ रहे हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर्ड है फॉर दी फाइनल रिवीजन। तो आप उस चीज का जरूर ध्यान रखें जो अपने पास में अपने फाइनल रिवीजन के लिए रखने हैं, क्योंकि आप 2-3 बार अपने सिलेबस को रिवाइज कर लेते हैं पेपर वाली होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का रहता है, ठीक है ना। नो, ये मैं आप लोगों को बेटा जो चीज दिखाने जा रहा हूं, मैं जनरली बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि आप लोग अपने पास देखिए चार्ट ऑफ सोर्सेज जरूर बनाए, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे चैप्टर्स, टॉपिक्स, इतना सारा कंटेंट है, हमें बोला जाता है स्टडी मटेरियल करो भाई, आरटीपी करो, पास्ट ईयर क्वेश्चन करो, आपका एमटीपी करो, तो कई बार हमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हम रह जाते हैं, मेमोरी पे चलते हैं। तो अपने पास आप एक पूरा बना लीजिए भाई, मेरे पास में उस पर्टिकुलर चैप्टर के मेरा अगर स्टडी मटेरियल आप देख रहे हैं तो स्टडी मटेरियल हो गया, जैसे मेरे सब्जेक्ट में ऑलरेडी कवर्ड है वो सारा कुछ, तो एक पर्टिकुलर टाइम तक आरटीपी पीवाईक्यू कवर्ड है, तो उसके बाद के हमने लिख लिया अपने पास में जैसे, तो हम वो टिक करते जाएंगे, हम पता रहेगा इस चैप्टर का ये चीज होगी, ये पेंडिंग है, कंट्रोल रहेगा। मेक इट फॉर एवरी सब्जेक्ट, चैप्टर वाइज अपने पास बनाए ताकि पता रहे अच्छा यार ये हो गया, तो कंट्रोल रहेगा हमेशा। और फिर उसमें ही सिलेक्ट करते जाए कौन से का हमने कौन सा क्वेश्चन अगली के लिए देखना है, ठीक है ना, तो वो अपने पास है। एंड इवन आप कुछ जगहों पे अपने पास कैटेगरी वाइज क्वेश्चन डिफाइन कर, जो ए कैटेगरी क्वेश्चन है लेट से वो ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बी कैटेगरी वो है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप उस हिसाब से सेग्रीगेशन करना चाहते हैं, ठीक है ना, वरना आप सीधा उन्हीं क्वेश्चंस को मार्क करते जाए जो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। नाउ कुछ ऐसी बातें जो मैं आपके साथ चाहूंगा कि आप जिनका जरूर ध्यान रखें मेरे प्यारे बच्चों जो अपने पास में रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले आपके लिए बेटा सारे सब्जेक्ट्स इक्वल है, चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे बोथ ग्रुप दे रहे, वो अलग बात है कि जैसे ग्रुप 1 के अंदर में यार एडवांस अकाउंट और टैक्सेशन का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो उसको करने में ज्यादा लगेगा, तो मैं उसको टाइम ज्यादा एलोकेट करूंगा अपना। बट मेरी नजरों में सारे के सारे 3 और 6 सब्जेक्ट सारे जरूरी है, ठीक है ना, मैं किसी सब्जेक्ट को कम नहीं आऊंगा, पास तो सब में होना है। स्टडी एटलीस्ट 2 to 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे। देखिए जी, हर बच्चे का अपना परसेप्शन है, वो अपने पास में ये कहता है कि मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, उसमें मैं जनरली मानता हूं कि वो मोनोटोनस आपके पास काफी होता है, बोरिंग और एफिशिएंसी इतनी निकल नहीं पाती आपके पास। तो आई जनरली एडवाइस कि आप 3 सब्जेक्ट अपने पास पढ़ सकते हैं, 2 से 3 सब्जेक्ट, बाकी हर बच्चे के अपने कन्वीनियंस है। और कोशिश करने के हम 10 से 12 घंटे इफेक्टिव आउटपुट निकाल सके और वो धीरे धीरे बढ़ा सके, मतलब यू स्टार्ट विद लेट्स से 8 to 10 आवर्स, देन 10 to 12 आवर्स, देन 12 to 13 आवर्स तक हम पहुंच सके। एंड उसको स्प्लिट कर दीजिए डेज में, टेकिंग स्मॉल, छोटी छोटी बीच में ब्रेक्स लेते जाए। सर सुबह पढ़े कि रात को पढ़े, बेटा वो आपकी मर्जी है, आपको जो सा कन्वीनियंट है टाइम,
बट जिस समय आपको लगता है कि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, आपके पास आप कर सकते हैं चीजें, अपने पास बैठ के सिटिंग आपकी इफेक्टिवनेस निकल आती है, आउटपुट निकल आती है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट लास्ट के 1 या 2 महीने जब आपके पास आएंगे, लेट से दिसंबर है, तो उस केस में ये पक्का ही पक्का रखना कि आप 2 PM में तो पक्का अपना पढ़ने का टाइम रखा। मतलब वो सोने का किसी चीज का मत रखना। मतलब जो बच्चे कई बार होते हैं कि लेट नाइट स्टडी पूरी रात पढ़ रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि लास्ट 1 महीने में या अभी से अगर करना चाहते तो कर लीजिए, क्योंकि ये टाइम पे आपको पेपर देना है। तो आपका दिमाग इस समय उस हिसाब से बॉडी आपके अडेप्ट हो जाएगी, यस इस टाइम बैठ के हमने अपना बेस्ट निकालना है। जो आप अपने पास इवन फुल सिलेबस टेस्ट देंगे वो इसी टाइम पे आपने देने हैं, ताकि आप लोग बिल्कुल उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाए, ठीक है ना। ना आप लोगों को जो टाइम टेबल बेटा बनाना है, क्योंकि स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, कुछ बच्चों के अभी कुछ चैप्टर्स का बैकलॉग है, कोई सिंगल ग्रुप वाला है, कोई बोथ ग्रुप वाला है, कुछ बच्चों की रिवीजन चालू हो चुकी है। बट मेक श्योर कि आपका जो भी टाइम टेबल बेटा बन रहा है वो डे वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आपका बने, ताकि आपको पता हो कि मेरे को इस चैप्टर मैंने इतने दिन रखे और इसके अकॉर्डिंगली मेरा कंप्लीट होना है। तो वो चीज का आप ध्यान जरूर रखें। अपीयर फॉर द टेस्ट टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, टेस्ट जरूर दे। फुल सिलेबस टेस्ट कम से कम एक एक तो आपने पक्का ही देना, 2 हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। नो जो बच्चे हमारे पीडब्ल्यू की जो टेस्ट सीरीज, मास्टर टेस्ट सीरीज है, उसको अवेल कर रहे हैं ना, वो बच्चों के लिए मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा बेटा। आप लोगों के पास मास्टर टेस्ट सीरीज का प्लान आपके सामने है कि कौन कौन से दिनों में कौन कौन सा टेस्ट होना है, आपका पूरा सिलेबस उस हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। कुछ 50 मार्क्स के टेस्ट है, फिर 100 के। आप उसी को बेस लेके अपना टाइम टेबल के हिसाब से लेके चले। उसमें ये चीज है कि आपके 6 के 6 सब्जेक्ट साथ साथ चल रहे होंगे, तो आप डिपेंडिंग अपॉन वैसे एलोकेट कर लेंगे टाइम। बट वो आपके लिए ऑटोमेटिकली बन गया कि मैं अगर वो टेस्ट दे रहा हूं तो मैं उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल बनाऊंगा। अदरवाइज अगर वो बच्चे आप मास्टर टेस्ट सीरीज नहीं कर रहे और आप सीधा जाके फुल सिलेबस देंगे लेट से, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि पहले ग्रुप 1 रिवाइज कर लिया पूरा, फिर ग्रुप 2 उठा लिया। अदरवाइज अगर आप मास्टर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, उसी को बेस लेके अपने पास प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। बट मैं ये जरूर बोलूंगा, एक दिन में 6 के 6 मत पढ़िए, वो एनी हाउ। आई जनरली ऑलवेज रिकमेंड कि आप जैसे पहले एक ग्रुप चल रहा है उसको कंप्लीट करिए, फिर दूसरा करिए। बट सिंस अगर आप मास्टर टेस्ट सीरीज को उठा रहे तो उसमें तो आपके 6 के 6 सब्जेक्ट्स के टेस्ट साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से अपना प्लान बना लीजिए, ठीक है ना। बट अगर दोनों ग्रुप आप लोग कर रहे हैं और पूरा उसके लिए फोकस है भैया, तैयार है, तो उस केस में बेटा बिल्कुल भी किसी सब्जेक्ट को कम नहीं आंकना, हमने 6 के 6 की अच्छी तैयारी करनी है। बिल्कुल हमने 6 के 6 की अच्छी तैयारी करनी है। अगर डाउट में है, सिलेबस हो चुका है या 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो ही मैं बोलूंगा अभी के लिए दोनों ग्रुप को टारगेट करो। अभी भी हमारे पास टाइम पड़ा है, पूरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर पड़ा है, तो हम कर सकते हैं। अगर अगले 10 एक दिन में भी आपकी क्लासेस हो जाएगी, आप रिवीजन थोड़ी सी उस हिसाब से कर लीजिएगा, 2 रिवीजन भी सफिशिएंट होगी। तो प्लीज अभी जाके हिम्मत नहीं हारनी। हमने अगर सोचा हुआ 2 ग्रुप का और हमारे कुछ ही दिनों में बस क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, तो हम 2 ग्रुप अपने पास के लिए तैयारी बिल्कुल करेंगे। और फाइनल कॉल तो हम देखे जाके, एग्जामिनेशन फॉर्म आना है अभी, फिर पेपर दे के आने, वो तब आपका डिसाइड हो जाता है, ठीक है ना। नो स्पेशल फोकस आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू ऑब्वियसली नीडलेस टू से, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। लास्ट वाले, लेटेस्ट वाले तो इंपॉर्टेंट होंगे, जिसकी आपकी वीडियोस आप लोगों के लिए रेलिवेंट आप लोगों के लिए जरूर हमारी तरफ से लाई जाएगी। और वो सितंबर 24 के बच्चों की भी थी, वो प्लेलिस्ट वगैरह सारी बनी हुई है। आप उन वीडियोस का बेटा जरूर फायदा उठाए, जरूर फायदा उठाए रिवीजन वीडियोस के। जहां पे आपको लगता है टॉपिक वीक है, हमें नहीं आ रहा है, तो वो सारी की इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट की बनी हुई है। आप उनको करिए, उनको देखे जहां जहां पे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है, ठीक है ना। जो आपके साथ इंडिविजुअल ट्रैकर्स आपके साथ शेयर है पीडब्ल्यू के इनरोल स्टूडेंट के साथ में, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने पास में कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया क्लास का, आप लेक्चर में जाके देखना चाहते हैं तो उसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। एंड रिटर्न प्रैक्टिस, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा 100% आपने लिख के देखना, नहीं, बट कुछ आपने जरूर लिख के देखना। लॉ के अंदर मान के चलिए एक चैप्टर के अंदर 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जरूर लिख के देखे। काउंटिंग स्टैंडर्ड में मान के चलिए 1 या 2 क्वेश्चन हर स्टैंडर्ड में जरूर लिख के देखिए, ताकि आपको आइडिया लगे। एक पूर्व प्रेजेंट करके देखिए और देखिए क्या मैं टाइम पे कर पा रहा हूँ। मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्या मैं 18 मिनट में कर पा रहा हूँ। हाँ ये जरूर है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, प्लस माइनस फ्यू मिनट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। एमसीक्यूज इग्नोर ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो पता है यार वो 30 नंबर के आने हर सब्जेक्ट में। उसके लिए केस स्टडी एमसीक्यूज के जितना हमारे पास में अवेलेबल है हमारा मटेरियल, वो हम करें। पर उसके लिए कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमसीक्यूज बच्चे कई बार करने बैठ जाते हैं पर आप कॉन्सेप्ट ही नहीं करते, फायदा क्या है, वो तो वहां पे कहीं से ही बन के आ जाएगा। तो चीजों की कंप्लीटनेस पूरी करनी है आपने तैयारी में। ऐसा नहीं है कि आपने टॉपिक्स छोड़ देने हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो किसी सब्जेक्ट में किसी पर्टिकुलर टॉपिक का रिस्क इतना लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कंसिडरिंग कि लेट से आपने एक चैप्टर का रिस्क ले लिया और आप कहते हो कि मैं इस चैप्टर को छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। जिसको फर्स्ट डिवीजन में छोड़ दे बेटा, बाद में भी नहीं होगा, पक्की बात है। जो फर्स्ट में होगा वही सेकंड में होगा, ये बात मान लेना। जो फर्स्ट में नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर हमने किसी का रिस्क लिया लेट से, बट मेक श्योर कि फिर बाकी सिलेबस 100% पूरा अच्छे से तैयार हो। प्रोफेशनल एग्जाम है,
मैं तो हमेशा बोलता हूँ कम से कम रिस्क लेना है, बट अगर जो बच्चा लेना चाहता है मेक श्योर बाकी अपने पास 100% आपके पास तैयार हो, बाकी जो बचा हुआ कंटेंट है। एंड कुछ बेसिक बातें जिनका आपको जरूर ध्यान रखना है साथ के साथ, वन इज योर प्रॉपर स्लीप एंड डाइट। नींद बेटा आपने कम से कम 6 to 7 आवर जरूर लेने, और डाइट आपके पास में जो है वो आपके टाइम्स आपके फिक्स होने चाहिए, वो मैं हमेशा एडवाइस करूंगा। अवॉइड करें फास्ट फूड वगैरह। एडुकेट ब्रेक्स बीच बीच में जरूर लेते रहे, मान लिए 1.5 घंटे की सीटिंग होगी, 2 घंटे की सीटिंग होगी, फिर 15 मिनट का रेस्ट लीजिए, आप उस अकॉर्डिंगली प्लान बनाइए, ठीक है ना। एंड जब सब्सटेंशियल आपके पास 4-5 घंटे हो गए तो 1 घंटा बीच में ब्रेक आ गया। एक्सरसाइज भी करिए, हाफ एन आवर विल बी सफिशिएंट। मैं नहीं कह रहा कि आपने भाई जिम जाना शुरू कर देना, नहीं नहीं, कि एक एक दो दो नहीं, आपको माइंड को रिफ्रेश करना है। आप योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज इवन वॉक कर सकते हैं, आप लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, जैसे भी है वो जरूर बीच बीच में करते रहिए फॉर योर रिजुवनेशन, रिफ्रेशमेंट। एंड स्टे पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो पक्का निकलेगी आपके पास में सीए इंटरमीडिएट जो है, घबराने की बात नहीं है। स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल, स्टे अवे फ्रॉम दोस्त जो कहते हैं कि नहीं हो सकती, ये है वो है। बेटा जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे अपने पास में रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ अपने जो हमारा जो काम है, हमारा जो कर्म है, हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं, हम पॉजिटिव है अपने एफर्ट्स की तरफ, हम अपनी प्रिपरेशन की तरफ, ठीक है ना, तो हमारे पास जरूर सीए इंटरमीडिएट आपकी क्लियर होगी और आगे जाके सीए भी आपके नाम के आगे जरूर जुड़ेगा, ठीक है ना। और जैसे मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, द ओनली फेलियर इन लाइफ इज जब आप क्या कहते हैं आई गिव अप, तो हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने रुकना नहीं है बेटा। यही वो समय है संघर्ष वाला, यही वो समय मेहनत वाला, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेहनत करेंगे और सी इंटरमीडिएट को क्लियर करके दिखाएंगे। बाकी आप लोगों के लिए जो भी रेलिवेंट कंटेंट है, रेलिवेंट वीडियोस है, वो टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए आती रहेगी बेटा, घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने बस एफर्ट्स करते रहे, बेस्ट एफर्ट्स दीजिए, आपके पास हमारी तरफ से हमारी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ में। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं बाकी।